सोनिया की फोटो को देखकर एक बार फिर से कार्तिक को वो सब याद आने लगा कि कैसे सोनिया उसे क्लब में मिली थी और उसके पास आकर उससे किसी मासूम लड़की की तरह बातें की और धीरे धीरे उसके करीब आ गई। कार्तिक उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ने को भी तैयार हो चुका था। सोनिया हमेशा उसे यही बोलती कि उसे उसका कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस उसके साथ सबसे दूर एक अलग दुनिया में रहना चाहती थी। कार्तिक हमेशा सोचता था कि सोनिया उससे सच्चा प्यार करती थी और इसलिए उसे उसकी दौलत नहीं चाहिए थी। उसे बिना किसी लालच के अकेले ही उसके साथ रहना था, जिसे सोच कार्तिक हमेशा खुश रहता था। पर उसे क्या पता था कि उस भोली सी शक्ल के पीछे कितना बड़ा धोखा छिपा हुआ था। सोनिया ने उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया, जिसे वो झेल नहीं पाया और आज उसकी वजह से वो इस हालत में था। कार्तिक ने कई बार सोनिया को अलग अलग लड़कों के साथ देखा था, लेकिन वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देती और उसे भी ये सच लगता, क्योंकि वो सोनिया पर विश्वास ही इतना करता था कि उसकी कही हुई हर बात पर वो यकीन कर लेता था। इसलिए शायद सोनिया उसे बेवकूफ समझकर उसके पीठ के पीछे उसे धोखा दे रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ छिपाए नहीं छुपता और झूठ के पैर नहीं होते, वो एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। कुछ ऐसा ही सोनिया के झूठ के साथ भी हुआ था। जब कार्तिक एक क्लब में गया था और उसे नहीं पता था कि वहां कार्तिक भी था और वो इस बात से अनजान एक लड़के के पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। कार्तिक ने जब ये सब देखा तो उसे एक धक्का सा लगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब सोनिया उसके साथ एक प्राइवेट रूम में चली गई और उसके बाद क्या हुआ होगा वो तो वो खुद ही समझ गया। कार्तिक उस दिन पूरी तरह से टूट चुका था और उसी दिन से उसने शराब को ही अपनी जिंदगी बना लिया और बहुत शराब पीने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसका लिवर ही फेल हो गया और जिंदगी को खतरा भी हो गया। कार्तिक सोनिया की फोटो को देख यही बस सोच रहा था। दूसरी तरफ आज तंज अच्छे से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गया। उसने बहुत सोचा और यही फैसला कर लिया था कि वो इश्की को इम्प्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी क्यों ना हो। तंज भी कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि राजवीर को उसके बारे में पता था, लेकिन फिर भी वो शांत बैठा था। इसका मतलब साफ था कि उसे तंज खुद के लिए कोई खतरा नहीं लगता था। तंज अच्छे से रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल गया। आज वो भी बहुत दिन के बाद कॉलेज जा रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि इश्की के पैर में मोच थी, जिस वजह से वो कॉलेज नहीं आ रही थी। तंज कार में जाकर बैठा और उसके साथ देव भी था। देव अभी भी अपने मन में तंज को बेवकूफ ही समझ रहा था, जो सारा सच जानने के बाद भी वो राजवीर से उलझने जा रहा था। देव को अपने ख्यालों में खोया हुआ देख तंज बोला, तुम अपने मन में क्या मुझे बेवकूफ बोल रहे हो? तंज के इस अचानक सवाल से देव घबरा गया और हकलाते हुए बोला, नो नो सर, बिल्कुल भी नहीं। वैसे सर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तंज बोला, पता नहीं क्यों, बस लग रहा है। देव बोला, मैं भला आपके बारे में ये सब क्यों सोचूं? आप थोड़े ना कोई बेवकूफी से भरा हुआ काम कर रहे हैं। देव तंज का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने तो मन में ये भी सोच लिया था कि राजवीर जैसे स्ट्रिक्ट और डेंजर आदमी के साथ कैसे कोई मासूम और फूल सी लड़की रह सकती थी। ऐसा जरूर कोई गलतफहमी की वजह से हुआ होगा। अगर वो इश्की को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा और अच्छे से उसके साथ रहेगा तो तंज को पूरा विश्वास था कि वो उसके पास आ जाएगी। इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ तंज हकीकत से कोसों दूर अपनी आने वाली जिंदगी के लिए आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इश्की अभी भी राजवीर के आगे पीछे हो रही थी कि आज तो वो उसे कॉलेज जाने दे, लेकिन उसके बाद तो जैसे पत्थर की लकीर थी, पत्थर टूट जाएगा लेकिन लकीर नहीं मिटेगी। वैसे ही वो भी अपनी बात से मुकरने वाला नहीं था। इश्की एक जगह बैठकर बोली, कोई फायदा नहीं है इश्की इस पत्थर दिल इंसान से कुछ भी बोलने का, इसमें लड़ाई हो जाएगी। इससे अच्छा तो तू कुछ दिन कॉलेज की बात छोड़ ही दे। इश्की को हार कर बैठा हुआ देख राजवीर उसके पास आकर अपने घुटने के बल बैठता हुआ बोला, तुम्हारी कभी कोई बात टाली है मैंने? अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी भी तुम्हारा पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अगर डॉक्टर ने 1 वीक का रेस्ट बोला है तो कुछ सोचकर ही बोला होगा। पैर ठीक होने तक आराम करो, फिर जाते रहना जहाँ जाना है।
राजवीर की बात सुनकर इश्की कुछ नहीं बोल पाई और बस उसे देखने लगी। उसके साथ साथ रहते उसे दिन ब दिन उससे और भी ज्यादा प्यार हो रहा था। इश्की हमेशा सोचती थी कि उसे उस जैसा हीरो कैसे मिल गया। शायद इसलिए ही वो बचपन से ही अकेली थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में राजवीर लिखा हुआ था, जो उसे उससे भी ज्यादा प्यार करता था। चोट इश्की को लगती थी, लेकिन हमेशा उसका दर्द राजवीर को होता था। वो बस अपनी जान अपनी इश्की को ही सही सलामत देखना चाहता था। उसके लिए वो उसकी पूरी जिंदगी के तप का नतीजा था। राजवीर हमेशा से सबसे अलग रहा और सिर्फ खुद को कामयाब बनाने में लगा रहा। वो कभी भी अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन इश्की उसकी सारी निस्वार्थ किए गए मेहनत का फल बनकर उसके सामने आई। राजवीर अपनी जगह से उठकर रेडी होने गया, तभी इश्की ने उसे पीछे से आकर गले लगा लिया। ये देख राजवीर पीछे पलटा और इश्की को देखा, जो उसे किसी बच्चे की तरह गले लगाकर खड़ी थी। ये देख राजवीर स्माइल करते हुए बोला, ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? इश्की बोली, क्यों, मैं आपको अब गले भी नहीं लगा सकती क्या? इश्की के इस सवाल पर राजवीर ने बिना कुछ बोले उसे और भी ज्यादा टाइट करके हक कर लिया, जैसे बोल रहा हो कि सिर्फ तुम्हें ही तो यह हक है। इश्की ने राजवीर से अलग होकर जल्दी से उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और उसे किस करने लगी। राजवीर ने इश्की की कमर को टाइट से पकड़ लिया और उसे अपने पास कर लिया। फिर दोनों ही उस किस में खो से गए। मिशा अपने रूम में थोड़ी सी परेशान से घूम रही थी और उसकी इस परेशानी की वजह थी एक अनजान नंबर से आया हुआ मैसेज, जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत ज्यादा ही परेशान और बेचैन हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस मैसेज के बारे में किससे बात करे। उसने एक बार रेहान से बात करने का सोचा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो जरूर उसकी मदद करेगा। यही सोचकर उसने उसे कॉल किया। दूसरी तरफ रेहान फोन उठाते हुए ही बोला, मिशू, आई एम सो सॉरी, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। मैं एक कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, इसलिए अभी मुझे फोन एरोप्लेन मोड में डालना होगा। मिशा बोली, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाना। मिशा ने बोलकर फोन रख दिया। रेहान से बात करने के बाद मिशा अपने बेड पर बैठते हुए बोली, इग्नोर मिशा, अब कुछ नहीं होगा, तू बस कॉलेज जा, तू ऐसे ही किसी को जीतने नहीं दे सकती। मिशा खुद को समझाकर कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। उसे पता था कि आज भी इश्की कॉलेज नहीं जाएगी, इसलिए वो उससे बिना पूछे ही कॉलेज के लिए निकल गई। प्रताप कॉर्पोरेशन में साहिल की परेशानियां जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी भी एक के बाद एक परेशानी उसके ऊपर आते ही जा रही थी। वो परेशान सा खुद से बोला, ये कार्तिक मर जाता तो मेरी आधी मुसीबत ही खत्म हो जाती, लेकिन ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। साहिल अपने मन में बहुत सारे प्लान्स बनाने लगा, क्योंकि एक बार कार्तिक उसके रास्ते से हट जाए तो फिर पूरे प्रताप कॉर्पोरेशन को उसके काबू में आने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं हॉस्पिटल में कार्तिक को एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। कार्तिक को यहाँ आकर थोड़ा अच्छा लग रहा था, कम से कम यहाँ उसे हॉस्पिटल वाली फीलिंग तो नहीं आ रही थी। तभी उसके वीआईपी वार्ड का दरवाजा खुला और राजवीर अंदर आते हुए बोला, तो आखिर तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब तुम वीआईपी वार्ड में आकर ही रह रहे हो। राजवीर की बात पर कार्तिक एक जंग जीतने वाली स्माइल के साथ बोला, और नहीं तो क्या। राजवीर कार्तिक के पास आकर बैठा। अभी सुबह के करीब 10 बज रहे थे। वो इश्की को आराम करने का बोलकर हॉस्पिटल आ गया। वहीं इश्की अपने रूम में अकेली थी, लेकिन राजवीर के इतने प्यार से बोलने की वजह से वो ज्यादा कॉलेज जाने की जिद नहीं करती और आराम से टीवी पर मूवीज देखने लगी। तभी इश्की के पास मिशा का कॉल आया, जिसे देख उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से मिशा के रोने की आवाज आई। वो हकलाते हुए बोली, इश्की परेशान होते हुए बोली, हाँ मिशा, क्या हुआ है, तो रो क्यों रही है? मिशा अपनी रोनी जैसी आवाज में बोली, इश्की तो प्लीज कॉलेज आ जा, मैं बताती हूँ। जिसे सुन इश्की बहुत परेशान होते हुए बोली, हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। इश्की जल्दी से चेंज करके जैसे तैसे अपने रूम से बाहर आई और नीचे जाने लगी। तभी वो मेहर से टकरा गई, जिसे देख मेहर ने खुद को संभाल लिया और साथ ही उसे गिरने से भी बचा लिया। लेकिन उसे इतना परेशान देख मेहर समझ गया कि जरूर कोई बात हुई। मेहर अपने सारे गम भूलकर इश्की से उसकी परेशानी की वजह पूछने लगा। इश्की बोली, वो मिशा का कॉल आया था, पता नहीं क्यों वो बहुत रो रही थी और मुझे कॉलेज आने को कहा है। ये सारी बातें सुनकर मेहर भी परेशान हो गया
वो भी उसके साथ चल दिया। दोनों कुछ देर में कॉलेज पहुंच गए और मिशा को कॉल करके पूछते हैं कि वो कहाँ है। मिशा कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में थी, जहाँ शायद ही कोई जाता होगा। दोनों जल्दी गए और देखा कि मिशा वहां पर एक डेस्क पर बैठी हुई एक डक सामने देख रही थी। इश्की जैसे तैसे जल्दी से मिशा के पास गई और बोली, मिशा क्या हुआ? इश्की की आवाज सुनकर मिशा ने उसकी तरफ देखा और उसके गले से लगकर रोते हुए बोली, इश्की, मेरा काला अतीत मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है? जब लगता है कि सब कुछ सही है तभी कुछ ऐसा कर देता है जिसकी उम्मीद करना मुश्किल हो जाता है। इश्की ने पूछा, ये क्या बोले जा रही है, क्या हुआ है? मेहर ने भी परेशान होते हुए पूछा, हाँ मिशा क्या हुआ है? तब मिशा ने उन दोनों को अपने फोन में आए हुए मैसेज को दिखाया। उस मैसेज को देखकर मेहर और इश्की दोनों ही शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो एक ब्लैकमेलिंग का मैसेज था, जिसमें मिशा के उस दर्दनाक पास्ट के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही धमकी भी लिखी हुई थी। पहले तो उसने उसे इग्नोर कर दिया, पर उसने दोबारा भी मैसेज किया और इस बार साथ में कुछ फोटो भी थी, जिसे देखकर उसकी ये हालत हो गई। इश्की परेशान होते हुए बोली, ओह गॉड, ये कौन है? और ये सब पिक? वो सब तो मर गए थे। मेहर ने पूछा, ये चाहते क्या है मिशा? I mean, ये सब करने का कुछ तो रीजन होगा ना? मिशा पैनिक करते हुए बोली, I don't know ये सब क्या है और कौन कर रहा है और उसे मुझसे क्या चाहिए। मुझे बस इतना पता है कि ये सब हो रहा है। इश्की मिशा को संभालते हुए बोली, ओके रिलैक्स, तुझे डर किस बात का है? इन सब में तेरी गलती नहीं है और रेहान को भी सब सच पता है। मिशा बोली, रेहान को सब पता है लेकिन उसके पेरेंट्स का क्या? तुझे उसकी मॉम का पता नहीं, वो बहुत पुराने ख्यालों वाली है, उन्हें पता चलेगा तो कहीं। मिशा ये बोलते बोलते चुप हो गई। इश्की बोली, पागल है क्या? तुझे रेहान पर विश्वास नहीं है क्या? जब उसे पता चलेगा ना कि तू ऐसे उसके विश्वास पर शक कर रही है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। मिशा ने पूछा, तो अब क्या करें? क्या इश्की मिशा को इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगी? और राजवीर ने जब सबको मार दिया था तो फिर वो कौन था जो मिशा को ये सब मैसेज भेज रहा था? क्या राजवीर उस शख्स को ढूंढ पाएगा? और क्या इससे मिशा की लाइफ इफेक्ट होगी?